हेलो दोस्तों, मेरा नाम कल्पना है। मेरे YouTube चैनल हॉरर संडे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम उज्जवल है। मैं एक स्कूल में अध्यापक हूँ। मेरे साथ मेरे बड़े भाई जयंत कुमार भी रहते हैं। वो भी एक अच्छे पद पर कार्यरत हैं। हम दोनों भाइयों ने शादी नहीं की। हम दोनों भाई एक साथ एक ही घर में रहते हैं। हमारे घर में एक काम वाली बाई है जिनको हम पुष्पा दीदी कहकर बुलाते हैं। वो ही हमारा खाना और बाकी घर के सारे काम निपटाती हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मुझे तंत्र मंत्र का काफ़ी अच्छा ज्ञान है। प्रतिदिन शाम को मैं और मेरे बड़े भाई साधना करते हैं। 7 बजे से हमारी साधना का वक्त हो जाता है। मैंने अब तक तंत्र मंत्र का सिर्फ ज्ञान ही अर्जित किया है, कभी करने की कोशिश नहीं की। एक बार मैं और मेरे बड़े भाई साहब एक गांव में किसी काम से गए हुए थे। गांव में अक्सर लोग जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। उस दिन करीब शाम को 7 बजे हम दोनों अपने मित्र से मिलकर गांव से अपनी कार से वापस आ रहे थे। रास्ता काफ़ी सुनसान था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे। तभी अचानक हमारी नज़र पेड़ के पास बैठी एक औरत पर पड़ी। उसने अपना चेहरा चुनरी से ढका हुआ था और अपने घुटने अपने सीने से चिपका कर बैठी थी। मेरी नज़र उस पर पड़ते ही उसने चुनरी के अंदर से ही मेरी तरफ गर्दन घुमा कर देखा। मुझे बहुत अजीब सा एहसास हुआ, पर हमने वहाँ गाड़ी नहीं रोकी और सीधे निकल गए। काफ़ी आगे जाकर हाईवे पर हमने उस औरत को दोबारा देखा। वो सड़क किनारे खड़ी हमारी तरफ कुछ इशारा कर रही थी। मैं समझ गया था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। इस तरह का एहसास होना हमारे लिए कुछ नया नहीं था। काफ़ी सालों से हम साधना कर रहे थे और तंत्र मंत्र का अच्छा ज्ञान रखते थे। इतनी शक्तियाँ हमारे पास थीं कि हम उन अशांत आत्माओं को देख सकें। घर पहुँचने के बाद मैं काफ़ी थका हुआ था। हाथ पैर धोकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन सुबह 7 बजे मेरी डोरबेल बजी। मैंने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने एक 30-32 साल का युवक खड़ा था। उसे देखकर मैंने कहा, जी आप कौन? उसने झिझकते हुए कहा, सर मेरा नाम जतिन है। मैं पास के ही एक शहर मेरठ से आया हूँ। सर मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने कहा, कैसी मदद? जतिन कहता है, क्या अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? मैं उस वक्त भी नींद में था तो मैंने कहा, माफ़ कीजिए मेरी सुबह उठने की आदत नहीं है तो शायद अभी भी मैं नींद में हूँ। आप अंदर आइए। वो अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। हमारी आवाज़ सुनकर भाई साहब भी जग गए और हमारे लिए चाय बना लाए। चाय पीते हुए मैंने कहा, जी जतिन जी बताइए, मैं किस प्रकार आपकी मदद कर सकता हूँ? जतिन ने कहा, मेरठ में हमारे गुरुजी का आश्रम है। मैं वहाँ उनसे मदद मांगने गया था, पर इस वक्त गुरुजी बहुत बीमार हैं। उन्हीं के आश्रम से मुझे आपका पता मिला, इसीलिए मैं सुबह सुबह ही यहाँ आपसे मिलने आ गया। दरअसल मेरी पत्नी कविता 4 महीने की गर्भवती है, पर कभी कभी वो बहुत अजीब बातें करती है। वो आधी रात को कभी कभी बाहर निकल जाती है और छत पर खड़े होकर हाथ फैलाकर आसमान की तरफ देखते हुए पता नहीं क्या बड़बड़ाती है और किससे बातें करती है। एक दिन तो हद हो गई। वो बोलती है कि नवजात शिशु का मांस कितना लजीज होता है, बस कुछ महीने और। इतना कहकर वो हंसते हुए दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। उस दिन मैं बहुत डर गया था। तब मैंने पूछा, क्या आपने इसके अलावा कुछ और नोटिस किया? जतिन कुछ देर सोचने के बाद बोला, जी उसे कभी कभी कुछ दिखता है जिससे वो बहुत डर जाती है।
वो अक्सर कहती है कि उसे भुने हुए मांस की बदबू आ रही है। ये सुनकर मैंने और भाई साहब ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम शायद समझ चुके थे कि ये मामला क्या है। तब मैंने कहा, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तब जतिन कहता है, सर, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आप ही बता सकते हैं कि मेरी पत्नी को क्या हुआ है। आपको मेरी मदद करनी ही होगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज़ मेरी सहायता कीजिए, वरना मेरी पत्नी और बच्चा मर जाएंगे। भाई साहब ने मेरी तरफ देखा और मदद करने के लिए हाँ करने को कहा। तब मैंने कहा, ठीक है जतिन, मैं शाम को आपके घर आता हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। अभी मैं आपको कुछ सामान की लिस्ट देता हूँ। इस सामान को खरीद कर आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा। इसके साथ ही घर में एक अखंड ज्योति भी जलाइएगा और जितना हो सके घर को एकदम साफ सुथरा और शुद्ध रखें। और अपनी पत्नी को बिल्कुल भी अकेला मत छोड़िएगा, चाहे वो कितना भी अजीब व्यवहार करे, कुछ भी कहे। पर मेरी पत्नी को हुआ क्या है? जतिन ने पूछा। तब मैंने कहा, आपकी पत्नी किसी बुरी शक्ति के चंगुल में है और वो आपकी पत्नी को जान से मारने आई है। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, बाकी मैं शाम को घर आकर देखता हूँ। इसके बाद जतिन वो लिस्ट लेकर वहाँ से चला गया। जतिन के जाने के बाद भाई साहब बोले, क्या लगता है तुम्हें, क्या हो सकता है? तब मैंने कहा, भाई साहब, ये आप भी जानते हैं और मैं भी कि उस औरत पर किसी ने कालिया मसान किया है जिसका कोई तोड़ नहीं। इसमें 40 दिनों के अंदर व्यक्ति की मौत तय है। भुने हुए मांस की बदबू कालिया मसान होने पर ही आती है। भाई साहब भी मेरी बात से सहमत थे। अगले दिन मैं जतिन के घर पहुंच गया। उस घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। एक मनहूसियत फैली थी जिसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल था। उस घर में कदम रखते ही मुझे वहाँ की नकारात्मकता का एहसास हो गया था। मेरे वहाँ पहुँचने के बाद जतिन की माताजी भी वहाँ आ गई। जतिन ने उनसे मेरा परिचय करवाया। जतिन अपने माता पिता की इकलौती संतान था और उसके पिताजी का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। जतिन की माताजी को प्रणाम करके मैंने पूरे घर का निरीक्षण किया। जब मैं कविता के कमरे में गया तो उस वक्त कविता सो रही थी। मैंने अपनी तंत्र शक्ति से कविता के आसपास एक काला घेरा देखा, जिसमें कविता के पास एक काली परछाई खड़ी थी, जिसने कविता को बालों से पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। मैं कविता के कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उस परछाई ने मुझे देखा और मुझे देखते ही उसने अपनी जीभ निकालकर कविता के चेहरे को चाटा, जैसे वो मुझे चेतावनी दे रही हो। उस वक्त मैंने उस परछाई के चेहरे को देखा, जिससे मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। वो कविता का ही चेहरा था। वो मुझे देखकर एक शैतानी हंसी हंस रही थी। उसके बाद मैं कमरे से बाहर आ गया और वापस आकर सोफे पर बैठ गया। उसके बाद जतिन से कहा, अब जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ध्यान और धैर्य से सुनिएगा। जतिन के चेहरे पर उभरी परेशानी की लकीरें मैं देख सकता था। मैंने कहा, देखो जतिन, तुम्हारी पत्नी पर किसी ने कालिया मसान किया है। ये एक तरह का काला जादू है जो किसी पर तब किया जाता है जब उसे जान से मारना हो। इस काले जादू को करने के 40 दिनों के भीतर उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसमें उस व्यक्ति को भयानक दृश्य दिखते हैं, जैसे भूत प्रेत, पिशाच और शमशान में जलती चिताएं। उस इंसान को अपनी ही मृत्यु बार बार दिखती है, जिससे धीरे धीरे वह व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है और इस काले जादू को काटने का सिर्फ एक ही उपाय है कि इसे करने वाला इसे अपने ऊपर वापस ले ले।
ये सुनकर जतिन और उसके माताजी बोले कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये किसने किया है और वो उसे अपने ऊपर वापस क्यों लेगा। तब मैंने उनसे कहा कि इसके लिए सबसे पहले हमें एक अनुष्ठान करना होगा जिससे हम यह जान सकें कि ये किसने किया है। जतिन ने अपने ही घर में एक कमरे को साफ करके पूरी तरह शुद्ध करके अनुष्ठान का इंतज़ाम कर दिया। अगले दिन मैंने रात 12 बजे से अपनी साधना आरंभ की। 2 घंटे की लंबी साधना के बाद मैंने कविता को उस पूजा स्थान पर बुलाया और उसके सामने एक जल का कटोरा रखकर उसे उसमें देखने को कहा। कविता के उस कटोरे में देखते ही एक चेहरा दिखाई दिया जो किसी औरत का था। कविता ने बताया कि जो परछाई उस कटोरे में दिखी वो उसकी दोस्त पायल की है। कविता ने आगे बताया कि 2 हफ्ते पहले वो अपने मायके गई थी। वहाँ वो पायल से मिली थी और जब से वहाँ से वापस आई है उसे बहुत अजीब एहसास हो रहे हैं, जैसे कोई हर वक्त उसके आसपास मौजूद हो, उसे घूर रहा हो। कई बार उसने एक काली परछाई भी देखी जिसका कोई शरीर नहीं था, बस उसके बाल हवा में उड़ते रहते हैं। इतना कहकर कविता बेहोश हो गई। मैंने जतिन से पायल को किसी भी तरह घर पर बुलाने को कहा। जतिन के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने कविता की माताजी को सारी बात बताई और पायल को पूजा कीर्तन के बहाने से कविता की ससुराल लाने को कहा। अगले दिन सुबह मैं जतिन के घर पहुंच गया। मैंने जतिन को कुछ सामान लाने के लिए कहा जिससे मैं अपनी साधना प्रारंभ कर सकूं। थोड़ी देर में जतिन वो सामान लेकर आ गया और मैंने अपनी साधना प्रारंभ की। कुछ ही देर में कविता की माताजी पायल को लेकर वहां आ गई। पहले तो हमने पायल को इस बारे में कुछ नहीं बताया। पायल वहां सोफे पर बैठकर कविता के हाल चाल पूछ रही थी। तभी उसकी बातें सुनकर जतिन गुस्से से बोला, कविता पर जादू टोना करने के बाद अब उसका हाल चाल पूछ रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सुनकर पायल अचानक घबरा गई। वो समझ चुकी थी कि उसका राज खुल चुका है और वहां से भागने की कोशिश करने लगी, पर जतिन ने उसे पकड़ लिया। हमारे सख्ती से पूछने पर उसने बताया कि कविता से ईर्ष्या के कारण उसने ऐसा किया क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं है और कविता गर्भवती है। कविता से जलन की वजह से उसने कविता पर काला जादू किया था। मैंने पायल से कालिया मसान को वापस लेने के लिए कहा, पर उसने साफ मना कर दिया क्योंकि मसान वापस लेते वक्त उसकी जान भी जा सकती थी। अब हमें कुछ ऐसा करना था जिससे पायल कालिया मसान वापस लेने के लिए राज़ी हो जाए। इसीलिए मैंने पायल से कहा कि अगर उसने ये कालिया मसान वापस नहीं लिया तो मैं ये मसान पूरे उसके परिवार पर करूँगा, जिससे उसके पूरे परिवार की मृत्यु 40 दिनों के भीतर हो जाएगी। कविता की जान तो जाएगी पर वो और उसका परिवार भी जीवित नहीं रहेगा। ये सुनकर पायल घबरा गई और कालिया मसान वापस लेने के लिए राज़ी हो गई। अगले दिन अमावस्या थी और रात पायल को शमशान में जाकर मसान वापस लेना था। अब रात के 12 बज रहे थे। कविता अभी भी बेहोश थी। मैंने जतिन के घर पर अनुष्ठान आरंभ किया और पायल ने शमशान में पूजा आरंभ की। करीब 1 घंटे बाद कविता को होश आया। वो अभी काफ़ी बेहतर लग रही थी। उसे कोई भयानक दृश्य भी नहीं दिख रहे थे और ना ही आसपास कोई परछाई। कविता अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, पर उसके बाद पायल कभी वापस लौट कर नहीं आई। वो कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, कोई नहीं जानता। उस दिन के बाद पायल को कभी किसी ने नहीं देखा।